बच्चों और उनके प्यारे शिक्षकों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी आप लोगों को प्रस्तुत की जाती रही है। ये एक लंबी कहानी है। अंग्रेजों का आगमन तो 17वीं शताब्दी में हो गया था, लेकिन 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद उनका सीधा शासन होने लगा। जो व्यापारिक कंपनी थी वो भारत में शासन करना शुरू करने लगी। 1757 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन रहा और इसी बीच भारत का पुनर्जागरण शुरू हुआ और भारत में प्रतिरोध की एक हल्की दस्तक शुरू हुई, जो धीरे धीरे फिर फैलती चली गई। 1857 का विद्रोह एक बहुत ही बड़ी घटना हमारे आधुनिक इतिहास की रही, जब भारत के लोगों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जबरदस्त विरोध किया। जगह जगह दमन हुआ, जगह जगह मारकाट हुई। अंत में इस विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन इस विद्रोह का एक बड़ा परिणाम यह हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत भारत का शासन आया और उसके बाद कुछ कुछ विधिवत शासन की शुरुआत होने लगी और इसी बीच भारत में राष्ट्रीय संग्राम की चेतना और विकसित हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तमाम क्रांतिकारियों और तमाम तरीके के जो प्रतिरोधी थे भारत में, उन्होंने मिलकर के भारतीय संग्राम को आगे बढ़ाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को महात्मा गांधी की छत्र छाया मिली और फिर यह आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। 1900 सन के बाद इसका ज्यादा बेहतरीन और सुसंगठित रूप हमारे सामने आया और फिर गांधी जी के आगमन के बाद 3 बड़े आंदोलन हुए। पहला हुआ असहयोग आंदोलन 20-21 के दौर में, दूसरा हुआ 30-31 के दौर में, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन या झंडा सत्याग्रह के रूप में हम जानते हैं। फिर अंतिम हिस्सा सन 42 के आंदोलन के रूप में आया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में वर्ल्ड वॉर 2 जो है, उसके अंत के बाद जब कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, वो उसकी पृष्ठभूमि है। लेकिन 42 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, अब वह हमारे राष्ट्रीय संग्राम के आंदोलनों के सिलसिले का अंतिम सोपान था और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारा राष्ट्रीय संग्राम जो है उसकी पूर्णाहुति होती है और भारत स्वतंत्र होता है और दुर्भाग्य से भारत के विभाजन के साथ हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो आज हमारी कोशिश ये हो रहेगी कि हम सन 42 के आंदोलन पर अपनी वार्ता को केंद्रित करेंगे और उत्तराखंड में इसका मिजाज क्या रहा, इसमें किस तरीके की हिस्सेदारी रही, किस तरीके का दमन ब्रिटिश सत्ता ने किया और कैसे हमारे समाज ने, हमारे ग्रामीणों ने, हमारे नागरिकों ने इसका प्रतिरोध किया। ये कहानी हम बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे और बच्चे जो सवाल पूछेंगे उनके उत्तर देने की कोशिश भी करेंगे। बच्चों से ये भी निवेदन है कि अगर उनके घर में, उनके स्कूल में, उनके परिचितों में के पास ये किताब हो, इसका नाम है सरफरोशी की तमन्ना। ये उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम का दृश्य इतिहास है। इसमें करीबन 350 से ज्यादा फोटोग्राफ हैं जो हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के, शहीदों के, संग्रामियों के, उस दौर की पत्रकारिता के, उस दौर के दस्तावेजों के फोटो इसमें हैं। उनको आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद हमारे बच्चों को आएगा और इसमें ऐसे दुर्लभ फोटो भी हैं एक तरीके से जो अन्यत्र आपको नहीं मिलेंगे और फिर बाकी बात हम आगे के क्रम में आपसे करते हैं। प्यारे बच्चों, सन 42 की कहानी में हम सीधा पहुंचते हैं। अगस्त का महीना है सन 1942 का। 8 अगस्त को सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंबई में पहुंच गए हैं और जवाहरलाल नेहरू कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करते हैं भारत की पूर्ण आजादी का और अंग्रेजों को भारत छोड़ो, और गांधी जी से नेतृत्व के लिए आग्रह करते हैं। और उस समय लोगों से साफ साफ कहा गया था कि हर आदेश का, ब्रिटिश शासन के हर आदेश की अवहेलना होगी। उसने हमें विश्व युद्ध में झोंका है और हमारी आजादी को और दूर कर दिया है। और जब किसी की गिरफ्तारी हो तो नया
अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए और आंदोलन को अहिंसात्मक बनाए रखने का आग्रह भी बार बार किया जाता रहा। गांधी जी ने अपने अत्यंत प्रभावशाली और आक्रामक भाषण में करो और मरो का नारा दिया और 1920-21 और सन 1930-31 में गांधी जी की जिस तरीके की शब्दावली और जिस तरीके का मिजाज था उससे बिल्कुल भिन्न सन 1942 में हुआ। यह आह्वान उन्होंने बंबई के आजाद मैदान से किया और कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को छोड़ करके बाकी समस्त कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कठोर पहरे में रखा गया ताकि उनका कहीं भी संपर्क न हो। बाद में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सरकार चाहती थी कि कांग्रेस पूरी तरीके से नेतृत्व विहीन हो जाए और स्थानीय कार्यकर्ता निर्णय लें और अशांति हो और फिर उनकी गिरफ्तारियां हों। पूरे देश में जो हुआ वो तो एक बड़ी कहानी है, उसको आप अन्यत्र जब बड़े हो जाएंगे तो और बड़ी किताबों में पढ़ेंगे। लेकिन उत्तराखंड में जो मुख्य जगहें थी जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, देहरादून जिलों के सभी जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो बहुत सक्रियता से भरे हुए थे और उस समय के जितने महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस के भीतर जो समाजवादी रुझान के लोग थे और आक्रामकता से भरे हुए थे, उन्होंने तरह तरह के काम सन 1942-43 के दौर में किए और जो असली प्रतिरोध हुआ वो सिर्फ नेताओं ने नहीं किया बल्कि वो गांव के किसानों ने और गांव के सामान्य लोगों ने भी एक जबरदस्त हिस्सेदारी इस आंदोलन में की। बल्कि सच कहें तो जो शहादत थी वह सर्वत्र ग्रामीण किसानों ने दी, जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे। इस दौर में हजारों लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों परिवारों की तबाही हुई, मकान और अन्य संपत्तियां कुर्की की गई, बच्चों और महिलाओं को तक गिरफ्तार किया गया और इस तरीके से सन 1942 का आंदोलन आगे बढ़ता चला गया। 9 अगस्त सन 1942 को सबसे पहले अल्मोड़ा में, नैनीताल में, गढ़वाल और देहरादून जिलों के कितनी ही जगहों पर जुलूस निकले, तिरंगा लिए हुए, गाते हुए, नारे लगाते हुए, हड़तालें हुई। नगरों और कस्बों से यह सफर धीरे धीरे गांवों की तरफ गया और इस तरीके से ब्रिटिश सत्ता का अस्तित्व मानने से हर जगह इनकार किया जाने लगा। अनेक नेता और कार्यकर्ता भूमिगत हो गए। कुछ तो 2-2, 3-3 साल बाद प्रकट हुए और उनको सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी और जगह जगह वे अपने गांवों में, अपने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते चले गए। कितनी तरीके के पोस्टर, पुस्तिकाएं, पंफलेट छपे और वितरित हुए। एक कार्यकर्ता आगजनी और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने में भी पीछे नहीं रहे। अल्मोड़ा में 9 अगस्त को ही विराट जुलूस निकाला गया और सभा आयोजित हुई। 10 को नगर में हड़ताल रही। इसी दिन हल्द्वानी, नैनीताल, ताड़ीखेत, पौड़ी, देहरादून, कोटद्वार, पिथौरागढ़ में सभाएं हुई और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अल्मोड़ा में कमिश्नर एक्टन, डिप्टी कमिश्नर मिश्र और तथा इलाका हाकिम मेहरबान सिंह के साथ सेना और पुलिस दमन के लिए पहुंची। अल्मोड़ा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों को सेना और पुलिस के साथ उनकी खुलकर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने उत्तेजित समूह को नियंत्रित करने के नाम पर लाठियां चलाई और छात्रों ने पुलिस पर पत्थरों से प्रहार किया, जिससे कमिश्नर एक्टन के सर पर चोट आई। अल्मोड़ा शहर पर 6000 रुपये का सामूहिक जुर्माना किया गया। छात्रों को स्कूलों से निष्कासित किया गया। कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया और प्रधानाचार्य शिवदत्त कपूर सहित अन्य अध्यापकों के वेतन से जुर्माना वसूल किया गया। कक्षा 11 के छात्र चतुर सिंह बोरा, जो कारखाना बाजार के रहने वाले थे, और नाथलाल शाह, जो गंगोला मोहल्ला के अल्मोड़ा के रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये विद्यार्थियों की गिरफ्तारी थी। इसी तरह द्वाराहाट के हाईस्कूल के छात्र हीरा सिंह महर और परमानंद भंडारी को आंदोलन में भाग लेने के कारण दंडित किया गया। प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत तथा गणानाथ विद्यालय ताकुला के छात्रों की भी गिरफ्तारी हुई। इसी तरह नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ और देहरादून में ब्रिटिश सत्ता का विरोध बढ़ता चला गया। धीरे धीरे यह प्रक्रिया गांवों की ओर गई, जहां शहादतों का सिलसिला सामने आया। देघाट, टोटासिलंग, खीराकोट, सालम तथा सल्ट अगले संघर्षों के क्षेत्र थे। पहली घटना अल्मोड़ा जिले के देघाट नामक स्थान पर हुई। पूरे पाली पछाऊ क्षेत्र में भारत छोड़ के सघन भारी हिस्सेदारी की और इसी अनुपात में दमन हुआ। 50 गोरे सैनिक तथा 70 पुलिस सिपाही पाली पछाऊ को रौंदने के लिए भेजे गए। काश्तकारों और ग्वालों को तक बैत मारे गए। रस्सियों से दर्जनों लोगों को बांधा गया। माची का पुस्तकालय पुलिस ने जला दिया। 19 अगस्त को देघाट में जब सत्याग्रही और आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए पलटन पहुंची तो जनता ने उग्र तेवरों से भयभीत हो गई।
पूरा इलाका रण सिंह के आह्वान पर इकट्ठा हो गया। पहले सत्याग्रही खुशहाल सिंह मनराल को हिरासत में लिया गया। जनता को पता चला तो पटवारी की चौकी घेर ली गई। स्थिति काबू में नहीं आई। विनोदनी नदी के किनारे देवी के मंदिर में 5,000 जनता की उपस्थित थी, या इससे भी ज्यादा। पुलिस ने जनसमूह को घेरा और गोली चलाई। निहत थे हरिकृष्ण उप्रेती, जो भेली पार गांव के रहने वाले थे, और हीरामणि गडोला, जो गांव खलबुआ चौकोट के रहने वाले थे, वे गोली से मारे गए। दोनों नौजवानों की उम्र 35 साल थी। इस गोलीकांड में रामदत्त पांडे ग्राम भीलीवार भी घायल हुए तथा तीसरे दिन बद्रीदत्त कांडपाल पर भी पुलिस की गोली लगी। रात में ही पुलिस लाशों को देघाट उदयपुर ले गई। दूसरे दिन रानीखेत ले गई। अंतिम संस्कार 29 मील दूर थिनोला में किया गया। 8 दिन बाद 70 सिपाही फिर देघाट पहुंचे। ग्रामीणों को बुलाकर बैंतों से पीटा गया। 29 लोगों को जेल में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 12 अगस्त को चनौदा, 16 अगस्त को काली कुमाऊं, 26 अगस्त को दरकोट यानी कि मुंशियारी में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों के साथ जुलूस निकले, शपथ ली गई, औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने की अपील की गई। 18 अगस्त को हयात सिंह के नेतृत्व में लमगड़ा जंगल में तथा इससे पहले हरिकृष्ण पांडे के नेतृत्व में गणानाथ में जंगल में तार काटे गए। अल्मोड़ा जिले के सालम क्षेत्र में राम सिंह धौनी के कारण पहले से ही बहुत जागृति थी। 1930 के बाद दुर्गादत्त पांडे, प्रताप सिंह बोरा, राम सिंह आजाद, रेवाधर पांडे आदि ने इस काम को आगे बढ़ाया था। सन 1942 में सालम में अभूतपूर्व जागृति थी। सालम में के कार्यकर्ता 9 अगस्त सन 1942 की रात भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए नौगांव की एक मकान में विचार विमर्श कर रहे थे। मकान को पटवारियों ने घेर लिया और 14 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भोजन की मोहलत भी नहीं दी गई। प्रताप सिंह बोरा सन 1942 में पहले ही गिरफ्तार थे। सन 40 के आंदोलन में हाल ही में अप्रैल में ही वो 42 सन में छूट के आए थे। जब दाणिमी गांव में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को लेकर पटवारी और नायब तहसीलदार पहुंचे तो गांव वाले गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने के लिए व्यग्र और उग्र हो गए। कार्यकर्ता जब जनता को समझा रहे थे तब पटवारी ने अपनी बंदूक चला दी और शेर सिंह के पेट पर गोली लगी। अब जनता अनियंत्रित हो गई। 10 अगस्त 42 को पहले वहां हजारों की संख्या में उपस्थित जनता को दबाने हेतु पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों के दल को पुलिस के साथ भेजा, लेकिन जनता ने उन्हें पीट कर वापस भेज दिया। 43 बंदूकें और 48 हथकड़ियां छीन ली गई। सरकार ने जब यहाँ 75 सैनिक भेजे तो सोचा कि दमन करके नियंत्रित कर लिया जाएगा स्थिति को। कुछ सैनिक मशीन गनों से लैस भी थे। सेना और जनता का संघर्ष धामदेव के टीले पर हुआ। एक ओर बंदूक की गोली और दूसरी ओर पत्थर। नरसिंह धानिक तो वहीं पर शहीद हो गए तथा टीका सिंह कन्याल यहीं पर गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर उसके बाद अल्मोड़ा अस्पताल में वे शहीद हो गए। नरसिंह की उम्र इस समय 46 साल थी और टीका सिंह मात्र 23 साल का नौजवान था। तत्पश्चात सालिम की जनता का दमन करने के लिए डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह के नेतृत्व में जाट सेना भेजी गई, जिसने बहुत अत्याचार किए और जनता की संपत्ति को लूटा गया। महिलाओं के साथ को अपमानित किया गया, बच्चों को परेशान किया गया, उनका दमन किया गया। रेवाधर पांडे तथा राम सिंह आजाद को मृत्युदंड की सजा हुई, लेकिन वो भूमिगत थे। उनको गिरफ्तार करना अभी उनके लिए मुश्किल था और अगले अनेक महीनों तक वो भूमिगत रहे। इस समय प्रताप सिंह बोरा के नेतृत्व में शासन को खुली चुनौती दी गई और उसने कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन मेरी जनता का इस तरीके से दमन मत करो। प्रताप सिंह बोरा के कहने पर फायरिंग तो रोक दी गई, लेकिन धान के खेतों में खच्चरों को छोड़कर पूरे खेत उजड़वा दिए गए, पूरे गांव को लूट लिया गया। स्त्री और बच्चे अनेक दिनों तक जंगलों और उड़ियारों में छिपे रहे। प्रताप सिंह, नैन सिंह, लछम सिंह सहित गांव के अनेक लोगों को गिरफ्तार कर ले जाया गया। प्रताप सिंह को जब ले जाया जा रहा था तो वह ये गीत गा रहे थे, हर जगह दल क्रांति क्यों हो, तब भी पीड़ा पार हो, दुश्मनों का नाश हो, अपना वतन गुलजार हो। राम सिंह आजाद को एक शिक्षक नैन सिंह ने बहुत दिनों तक अपने घर में छुपाया और बाद में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और नैन सिंह का स्थानांतरण हो गया तो उनकी पत्नी ने उसको छुपाया और उसके बाद जब वो एक बार घर से निकल रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह सालम की ही भांति सल्ट में भी अद्भुत प्रतिरोध का सिलसिला चला और सल्ट में सन 1930-31 से ही जो सविनय अवज्ञा की प्रक्रिया चल रही थी और कुमाऊं की वाटडोली उसको कहा गया था, उसी को आगे बढ़ाने में वहां की जनता कामयाब हुई। 1 सितंबर को सल्ट क्षेत्र के कार्यकर्ता खुमाड़ पहुंचे
और 3 सितंबर को इलाका हाकिम पाली यानी कि पुलिस के जत्थों के साथ देघाट में गोली चलाकर भिकियासेन पहुंचे। सल्ट के पटवारियों ने सल्ट में शांति बताई, लेकिन वहां बहुत अशांति थी और लोग व्यग्र थे। 5 सितंबर को इलाका हाकिम पुलिस जत्थे, पटवारी, पेशकार तथा कुछ सरकार समर्थकों के साथ कुइराला पहुंचे। सूचना खुमाड़ में भी आ गई। पिपना के मोतीराम एवं बड़वाराम के चोराग्राम के नरसिंगा बजाकर सर्वत्र सूचना दे दी गई। सत्याग्रहियों की भीड़ खुमाड़ में इकट्ठा होने लगी। इलाका हाकिम सिपाहियों को लेकर डंगुला गांव पहुंचे। चमकना में लालमणि ने उन्हें समझाया तो वे उसे मौके पर खुमाड़ ले गए गिरफ्तार करके। जनता ने नेताओं से गिरफ्तार न होने को कहा। उन्हें सत्याग्रहियों की भीड़ में नहीं जाने दिया गया। इलाका हाकिम ने मोर्चा बांध लिया। निहत्ती जनता के आगे गंगादत्त शास्त्री थे। गोली चला दी गई। लीलानंद के 2 पुत्र गंगाराम तथा खीमानंद घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। दोनों की उम्र 33 तथा 29 साल थी। 2 अन्य चूड़ामणि तथा बहादुर सिंह महर 4 दिन बाद शहीद हुए। उनकी उम्र भी 56 और 52 साल थी। 5 अन्य सत्याग्रही गंगादत्त शास्त्री, मधुसूदन दत्त, गोपाल सिंह, बचे सिंह, नारायण सिंह गोली से घायल हुए। जब इलाका हाकिम जॉनसन घायलों के पास आए और खुमाड़ के मालगुजार पानदेव की धोती फाड़कर पट्टी बांधने लगे तो प्राण जाते हुए गंगाराम के मुख से निकला था कि मुझे मत छुओ, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। यही नहीं, गांधी आश्रम चनौदा में 3 कार्यकर्ता किशन सिंह बोरा, त्रिलोक सिंह पांगती तथा रतन सिंह कपकोड़ा को क्रमशः टीबी, कलेजे के फोड़े तथा किसी अज्ञात कारण से जेल में मृत्यु हुई। इसके अलावा दीवान सिंह भाकुनी सैल के रहने वाले नैनीताल के डंडोपा गांव के दीवान सिंह जी, ये भी जेल में दिवंगत हुए। सरला बहन को गिरफ्तार किया गया और बाद में उनको छोड़ा गया तो वो शहीदों के परिवारों से मिलने जाने लगी तो उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और उनको कुमाऊं की सबसे खतरनाक स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। पूरे उत्तराखंड में जिन नेताओं ने भूमिगत रहकर बहुत दिनों तक काम किया, उनमें मदन मोहन उपाध्याय, हरिकृष्ण पांडे, श्यामलाल वर्मा, बुद्धि सिंह बिष्ट, राम सिंह आजाद, मथुरादत्त भट्ट, लीलाधर पाठक, रामप्रसाद नौटियाल, ब्रजेंद्र कुमार गुप्त, आज कितने ही लोग थे। श्यामलाल वर्मा भूमिगत दिनों में पनवानौला से गंगोलीहाट होकर बेड़ीनाग पहुंचे थे, तो मदन मोहन उपाध्याय अनेक दिनों तक शेर सिंह कार्की के पास थल मवानी में छिपे रहे थे। इसी तरह रामप्रसाद नौटियाल तथा ब्रजेंद्र कुमार गुप्त को गिरफ्तार करना बहुत कठिन रहा। जैसा मैंने बताया कि सरला बहन भी बहुत दिनों तक संग्रामियों के परिवारों को मदद करती रही, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और ये कहा गया कि वो कुमाऊं की सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं। इसी तरह राम सिंह आजाद को बद्रीनाथ में गिरफ्तार किया गया और मथुरादत्त भट्ट को बदरपुर दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। चंद सिंह गढ़वाली और कुशदानंद गैरोला जैसे हमारे संग्रामी, चंद सिंह गढ़वाली 1930 के पिशावर कांड के नायक थे और कुशलानंद गैरोला भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको बनारस में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह बोरारो क्षेत्र में चनौदा का गांधी आश्रम बहुत सक्रिय स्थान था और वो वहां का नेतृत्व इस 1942 के आंदोलन का कर रहा था। मुनस्यारी में लहर थी जबरदस्त और इसी तरीके से धारचूला में टोटा सिलंग के लीसा डिपो में आग लगा दी गई थी। इसी तरीके से कथ्यूर में बहुत जगह भूमिगत कार्यकर्ताओं ने आगजनी भी की और बहुत जगह प्रतिरोध किया। दर्जनों लोग वहां गिरफ्तार किए गए। इस चनौदा आश्रम पर भी उस समय जुर्माना लगाया गया और वहां के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। टोटा सिलंग के बाद ये उग्रवादी आंदोलन अनेक स्थानों पर फैलता चला गया और इसी क्रम में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल में भी जबरदस्त आगजनी हुई, वन विभाग के डिपो जलाए गए, तार काटे गए और दूरस्थ दुर्गम इलाकों में भी लोगों ने प्रतिरोध जारी रखा। यह गिरफ्तारियों का सिलसिला सन 42-43 तक चलता रहा और दूरस्थ दुर्गम इलाकों में जहां बहुत ज्यादा सक्रियता पहले के दौर में नहीं थी, वहां भी सन 1942 के आंदोलन में बहुत सक्रिय हिस्सेदारी हमारे समाज ने की। सैकड़ों मालगुजारों ने इस्तीफा दिया अपने पदों से, सैकड़ों शिक्षकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, दर्जनों विद्यार्थी उस दौर में गिरफ्तार हुए। अनेक लोग जो पुलिस में थे, सरकारी सेवा में थे, उन्होंने भी अपने तरीके से प्रतिकार करने का प्रयास किया।
जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, यातना दी गई, उनके लिए वकीलों ने निःशुल्क पैरवी करने का निर्णय लिया। पैरवी करने वाले वकीलों में गंगादत्त माशीवाल, इंद्र सिंह नयाल, पूर्णानंद उपाध्याय, देवीदत्त पंत हुड़किया वकील अल्मोड़ी के, ये सब लोग उनकी पैरवी कर रहे थे। इनमें से फिर अनेक लोग जैसे कि देवीदत्त पंत हुड़किया वकील गिरफ्तार होते चले गए। तो ये सन 42 में जिस तरीके की सक्रिय हिस्सेदारी हमारे समाज की रही और हमारे किसानों की रही और उनके नेताओं की रही, वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक असाधारण अध्याय है। और उसके बाद 44 के बाद धीरे धीरे इसमें सुस्ती का दौर आया, अनेक लोगों को गिरफ्तारी से मुक्त किया गया। लेकिन अगली लहर स्वतंत्रता संग्राम की एक दो और माध्यमों से चली ब्रिटिश सत्ता की जाते जाते। उनमें से एक थी INA यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको आजाद हिंद फौज कहा जाता है, और दूसरा था जो भारतीय नेवी का नौसैनिक विद्रोह था। इसमें भी उत्तराखंड के लोगों की जबरदस्त हिस्सेदारी रही। एक तरफ आजाद हिंद फौज में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर के न सिर्फ नेताजी सुभाष बोस को मदद दी, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के इलाके में और आगे बढ़ाने का में योगदान दिया। और दूसरी ओर अनेक सैनिक नौसेना विद्रोह में शामिल हुए, जिन्होंने इस नौसैनिक बगावत में अपना योगदान दिया। इस तरह 1942 का आंदोलन पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय संग्राम की एक तरीके से अंतिम अभिव्यक्ति थी। और इसमें जितनी आक्रामकता थी उससे अधिक हिस्सेदारी थी। और सबसे बड़ी बात थी कि अनेक जगहों पर लोगों ने शहादत दी और अपना सीना ताने हुए वो आगे आए और ब्रिटिश सत्ता की गोली के शिकार हुए। और आज 9 अगस्त सन 2020 को हम 1942 के अगस्त क्रांति को याद करते हुए अपने संग्रामियों को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रेरित होके आगे के लिए चेतना और ऊर्जा ग्रहण करने का निर्णय करते हैं। और यहीं पर मैं इस वार्ता को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम अंशिका सिंह है और मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ उत्तरकाशी से। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस आंदोलन में गढ़वाल का कितना सहयोग रहा, क्योंकि कुमाऊं में तो हर क्षेत्र से आवाज़ उठी पर गढ़वाल का नाम कम ही आया है। दरअसल उस जमाने में पूरे उत्तराखंड का जो प्रशासनिक रूप था उसको समझना ज़रा ज़रूरी है। जब 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे उत्तराखंड में आई तो उस ज़माने में पूरे उस समय उन्होंने गढ़वाल का जो अंतिम राजा था प्रद्युम्न शाह, जिसकी खुड़बड़ा मोहल्ले की लड़ाई में 1804 में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, उसके लड़के सुदर्शन शाह को आधा गढ़वाल राज्य जो है विभाजित करके लौटा दिया। यानी कि मंदाकिनी से पश्चिम की तरफ और अलकनंदा और गंगा से उत्तर की तरफ, जो टिहरी रियासत कहलाया, जो अब एक तरीके से टिहरी और उत्तरकाशी जिला है, बल्कि जरा सा उसमें रुद्रप्रयाग जिला भी आ जाता है। वो उस जमाने की टिहरी रियासत थी जो 1815 से लेके 1949 में भारत में उसके विलय तक वो टिहरी रियासत एक देसी रियासत बनी रही। अब हुआ क्या कि 1815 में पूरा उत्तराखंड, देहरादून अलग था, पहले कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत था, बाद में देहरादून को अलग जिला बना करके जो है रुहेलखंड के साथ, मेरठ के साथ जोड़ा गया। जो बाकी उत्तराखंड था उसको उस जमाने में ब्रिटिश कुमाऊं कहा जाता था या कुमाऊं कहा जाता था। उस कुमाऊं में क्या था कि 1815 से लेके 1839 तक सिर्फ एक जिला था जिसको कुमाऊं जिला कहा गया था। फिर 1839 में एक नया जिला बना जिसको गढ़वाल जिला कहा गया। उस जमाने में उसको फॉरेन गढ़वाल भी कहते थे। टिहरी को नेटिव गढ़वाल कहते थे और देसी रियासत, और जो हमारा पौड़ी गढ़वाल था उसको कहा जाता था फॉरेन गढ़वाल। तो फॉरेन गढ़वाल और अल्मोड़ा यानी कुमाऊं, ये दो जिले बन गए। कमिश्नरी कुमाऊं के दो जिले बन गए, कुमाऊं और गढ़वाल जिले। फिर आपको बताई है कि 1949 में जब टिहरी रियासत का विलीनीकरण हुआ तो पूरे उस जमाने के कुमाऊं के कमिश्नरी के 3 जिले बने। एक हुआ आपका अल्मोड़ा, एक उसके बाद हुआ गढ़वाल। 1891 में एक तीसरा जिला बना नैनीताल, और 1949 में चौथा जिला मिला उसमें टिहरी रियासत। तो 4 जिले बन गए।
फिर 1967 से 68 में बड़े आंदोलन के बाद गढ़वाल कमिश्नरी बनी, फिर अगले साल देहरादून मिला गया, फिर गढ़वाल कुमाऊं 2 कमिश्नरियां बन गई। तो ब्रिटिश पीरियड में जब हम कुमाऊं कहते हैं तो उसमें गढ़वाल निहित है, टिहरी रियासत छोड़ के बाकी जो गढ़वाल है वो उसमें निहित है। तो अभी इसमें कुमाऊं गढ़वाल या अल्मोड़ा नैनीताल या पौड़ी इस टाइप का कोई दृष्टिकोण की जरूरत नहीं है। पूरे उत्तराखंड ने किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया ये जानना जरूरी है। अगर आप कुली बेगार का आंदोलन देखेंगे तो आप देखोगे कि बद्रीदत्त पांडे उसमें हैं, बद्रीदत्त पांडे के साथ हरगोविंद पंत उसमें हैं, मोहन सिंह मेहता उसमें हैं, गोविंद वल्लभ पंत उसमें हैं हर उसके अलावा प्रेम सिंह गढ़िया उसमें हैं, उसके अलावा वैष्णव बंधु उसमें हैं, मुकुंद लाल बैरिस्टर उसमें हैं, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा उसमें हैं, भैरव दत्त धूलिया उसमें हैं, बडोला ब्रदर्स उसमें हैं, हमारे लैंसडाउन के केसर सिंह रावत जी जो पहली गढ़वाल की पॉलिटिकल अरेस्ट थी 1921 में वो उसमें हैं, और दर्जनों नाम हैं। आप उसके लिए आपको विस्तार से किताब पढ़ना पड़ेगा। तो हर क्षेत्र से हमारे आंदोलन में हिस्सेदारी रही। उसमें कुमाऊं गढ़वाल जैसा भाव नहीं है। ये जरूर था कि ग्रामीण और शहराती विभाजन आप कर सकते हो हल्का, लेकिन वो सब जुड़े हुए थे। जो शहरों में थे वो भी गाँव से आए थे। तो अगर बकाया स्वतंत्रता संग्राम को अगर छोड़ भी दें अभी 1942 में किस तरीके का योगदान गढ़वाल जिले का रहा भी अगर करें तो आप देखोगे कि दर्जनों लोग हमारे गढ़वाल जिले से गिरफ्तार हुए, जिनमें भक्त दर्शन जी का नाम आप जानते हैं, हरिराम मिश्र चंचल जी का नाम आप जानते हैं, छवाण सिंह नेगी जी का नाम जिन्होंने तार काटने जंगलात के बंगलों को जलाने की योजना बनाई थी वहाँ पौड़ी से रामनगर तक। शिव 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 सिंह चौहान गिरफ्तार होते हैं। उसके अलावा राम प्रसाद नौटियाल जो बाद में आपने आज़ादी के बाद जो कोटद्वार में रहने लगे थे, जिनको कप्तान राम प्रसाद नौटियाल कहते थे, वो अंडरग्राउंड थे, उनको कोई गिरफ्तार ही नहीं कर सका, अंडरग्राउंड ही बने रहे। 44 सन में जाके वो गिरफ्तार हुए। और यही नहीं हुआ, देहरादून से जो आंदोलन की लहर थी सन 42 के आंदोलन की, वह जौनसार भाबर जैसे बिल्कुल पिछड़े दूरस्थ दुर्गम इलाके तक पहुंची थी, वहां भी जबरदस्त योगदान रहा। लेकिन एक बड़ा योगदान और बड़ा मजेदार आएगा जो गढ़वाल उस जमाने के पूरे ब्रिटिश कुमाऊं का के पत्रकारिता का योगदान रहेगा। वो ये था कि 1942 से 45 तक शक्ति जैसा राष्ट्रीय पत्र जो 1918 में अल्मोड़ा अखबार के 48 साल बाद बंद हो जाने के बाद जो शक्ति पत्रिका शुरू हुई, जो अपने जन्म से ही राष्ट्रवादी मिजाज की थी, स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित थी, उस शक्ति को सन 42 से लेकर 45 तक पूरे 3 साल बंद रहना पड़ा। लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि लैंसडाउन से निकलने वाली जो एक जबरदस्त राष्ट्रवादी पत्रिका थी कर्मभूमि, जिसकी संस्थापना भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया और उनके सहयोगियों ने की थी, वह जबरदस्त एक ऑर्गन था हमारे स्वतंत्रता संग्राम का। वह भी सन 42 से लेकर 45 तक बंद रही, क्योंकि उसके भी जो संपादक थे शक्ति के संपादकों की तरह सब जेल में थे सन 42 के आंदोलन के बाद। तो कर्मभूमि बंद रही। तो अंशिका, तुम्हारी समझ में आया होगा कि सन 1942 में अगर अलग से गढ़वाल जिले का योगदान भी निकाला जाए तो जबरदस्त रहा है वो। लेकिन इसी के साथ जरा सी जिक्र कर दें, जो दूसरा गढ़वाल था, बाकी गढ़वाल था, जिसको टिहरी रियासत कहा जाता था, वो भी सन 42 से 45 तक बड़ा महत्वपूर्ण गर्माहट से भरा हुआ इतिहास वहाँ का है। क्योंकि सन 30 में जब रवाई में, उत्तरकाशी में, जमुना के किनारे रवाई में जो बड़कोट के बगल में है, वहाँ गोली चली तो दर्जनों लोग मारे गए, कुछ लोग तो सैकड़ों लोग मारे गए कहते हैं, और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया। अपनी ही फौज ने अपने ही लोगों पर गोली चलाई वहाँ। वो अंत में टिहरी रियासत के समझिए कि कफन का कील सिद्ध हुई। वो जो रवाई कांड जो था, रवाई के बाद जो ढंडक थे, जो राजा के खिलाफ नहीं होते थे, सिर्फ राज कर्मचारियों की गलत नीतियों के खिलाफ होते थे, अब वो राजा के खिलाफ भी चेतना बनी। 1939 में हमारे टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई, और 40-42 के बाद प्रजामंडल ने टिहरी रियासत के भीतर आना शुरू हुआ। तो 42-44 इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रजामंडल ने टिहरी रियासत के भीतर एक जबरदस्त योगदान जागृति का दिया। और इसी क्रम में हमारे एक अप्रतिम जो शहीद थे श्रीदेव सुमन, 25 जुलाई को ही उनको हमने याद किया गया था, 25 मई को हम उनको याद करते हैं जो उनकी जन्म और मृत्यु तिथियां हैं। तो श्रीदेव सुमन को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 1944 में टिहरी जेल में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो टिहरी रियासत में कितनी जागृति थी ये भी आपको एक तरीके से समझना चाहिए।
लेकिन इससे भी रोचक बात यह आती है कि 26 जनवरी सन 1943 को जब दिल्ली में वायसराय के निवास के सामने, जो अभी वर्तमान विजय चौक कहलाता है दिल्ली में ना, 26 जनवरी को जुलूस में देखते हो आप, जब विजय चौक पर सत्याग्रहियों ने तिरंगा झंडा फहराया और जबरदस्त भय और आश्चर्य प्रकट करते हुए हमारे टिहरी, हमारे गढ़वाल के, हमारे देहरादून के एक जबरदस्त कवि थे, उस समय वो फरार थे, उनका नाम श्री कृष्ण शर्मा प्रेम था, वह वहां प्रकट हुए और उन्होंने झंडा आरोहण किया विजय चौक पर। ये भी याद रखने की बात है। तो सन 44 के आसपास फिर धीरे धीरे जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें सुस्ती आने लगी, बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे छोड़ा जाने लगा। 45 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया और इस तरीके से फिर लगभग एक सत्ता का हस्तांतरण और भारत की स्वतंत्रता को देने का और विभाजन की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो इससे आपको गढ़वाल का योगदान अलग से भी समझ में आएगा, लेकिन गढ़वाल का योगदान उत्तराखंड के योगदान में, ब्रिटिश कुमाऊं के योगदान के हिस्सा है, ये समझने की बात है उस लिहाज से। हालांकि हम फिर जिले तहसील के लिहाज से भी हम इस सक्रियता को ढूंढ सकते हैं। मैं दीपिका, और मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि इस स्वतंत्रता संग्राम में क्या विद्यार्थियों ने भी भाग लिया और इस संग्राम का युवा पीढ़ी पर किस प्रकार असर पड़ा? उस जमाने में विद्यार्थियों का क्या योगदान रहा? बच्चों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जितनी आक्रामकता और जितना समर्पण, जितनी एक तरीके के आदर्शवाद विद्यार्थियों में होता है, उतना बड़े हो जाने के बाद नहीं रह पाता है। तो विद्यार्थियों का योगदान सन 1920-21 के आंदोलन से ही शुरू हो गया था, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। फिर 30-31 में भी जबरदस्त रहा। क्रांतिकारियों में जितने लोग गए थे वो सब विद्यार्थी पन के दौर में ही उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ उनका रुझान हो गया था। उत्तराखंड के संदर्भ में 20-21 में तो आपको पता होगा कि भैरवदत्त धूलिया, बडोला भाई, ये सब के सब, प्रयागदत्त पंत पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, कृष्णानंद उप्रेती, ये सब विद्यार्थी थे जो सन 1920-21 के कुली बेगार आंदोलन, जंगलात आंदोलन के हीरो बने बाद में। फिर 30-31 के आंदोलन में भी वो बहुत बड़े स्तंभ बने, 40-42 में भी बने। और संस्थागत तरीके से आप देखेंगे कि अल्मोड़े के राजकीय इंटर कॉलेज, मिशन इंटर कॉलेज, द्वाराहाट के, रानीखेत के, पिथौरागढ़ में तो स्वतंत्रता सेनानियों ने ही वो संस्था बनाई जो बाद में जीआईसी बनी, देहरादून का डीएवी कॉलेज, ये सब ऐसे सक्रिय और समर्पित विद्यार्थियों से भरे हुए थे जिन्होंने सन 20-21, 30-31 ही नहीं बल्कि 40-42 के आंदोलन के दौर में भी जबरदस्त योगदान दिया। तो विद्यार्थियों का योगदान भी अप्रतिम और असाधारण था उस जमाने में, और वही विद्यार्थी फिर अगले चरण में स्वतंत्रता संग्राम के अपना और ज्यादा सक्रिय योगदान देते रहे। तो विद्यार्थियों के योगदान पर अलग से भी काम किया जा सकता है, जैसे महिलाओं के योगदान पर। फिर एक सवाल और बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरीके के विद्रोह की जो सबसे पहली घटना थी वो थी सन 1930 के पेशावर कांड की। हुआ क्या कि 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने लगा और जगह जगह झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह वगैरह होने लगे, डांडी मार्च हो गया और पूरे देश में जबरदस्त जागरण था, तो जो हमारे पठानों का इलाका है, पेशावर आज के पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ बादशाह खान का नाम आपने सुना होगा ना, एक लंबे 6.5 फुट लंबाई वाली व्यक्ति, दाढ़ी वाले, बहुत ही भव्य व्यक्तित्व के धनी, जिनको बादशाह खान या सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता था, उनके जो समर्थक थे उनको लाल कुर्ती कहा जाता था। तो उनके नेतृत्व में पेशावर के किस्सा खानी बाजार में एक जबरदस्त आंदोलन हो रहा था, सत्याग्रह हो रहा था। तो अंग्रेज अपनी चतुराई और बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत गढ़वाली सैनिकों को वहां ले गए और उनको मन में ये भरा गया कि ये मुसलमान लोग हैं और तुम हिंदू लोग हो और तुमने अंग्रेजी राज के लिए जो है यहाँ दमन करना है इनका, वगैरह वगैरह करके ले गए। तो 23 अप्रैल सन 1930 की एक दोपहर में जब अंग्रेज कमांडेंट ने गढ़वाली 6 राउंड फायर कहा, तो उस समय चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके सहयोगियों ने गढ़वाली सीज फायर कहते हुए गोली चलाना रोक दिया। यह अपने आप में एक असाधारण विद्रोह की घटना थी, क्योंकि ब्रिटिश सेना के भीतर से ये विद्रोह की बगावत हुई थी। ये 67 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, अनेक लोगों को काला पानी की सजा हुई, अनेक लोगों को आजन्म जेल की सजा हुई, बाद में फिर कोई 10, कोई 12-15 साल बाद छूटे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली इनके सरताज थे। लेकिन अगर वो 67 लोगों की लिस्ट देखोगे या उन 17 लोगों की लिस्ट देखोगे जो प्रमुख थे, तो आप देखोगे कि वो उत्तराखंड के दूरस्थ दुर्गम इलाकों के
लोग थे। हरक सिंह धपोला का नाम आपने सुना होगा, नारायण सिंह गुसाई का नाम आपने सुना होगा, चंद सिंह गढ़वाली के जो सहयोगी थे, महेंद्र सिंह बिष्ट का चमोली के रहने वाले, उनका नाम सुना होगा। ऐसी बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो सैनिक योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, वो 1930 के पेशावर कांड से शुरू हो चुका था। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस दौर में आजाद, आपको पता है कि जब हमारे सुभाष चंद्र बोस कैसे भारत से भागे, छुप करके अंडरग्राउंड होके अफगानिस्तान, वहाँ से रूस से फिर एक पनडुब्बी से जापान, और जापान से साउथ ईस्ट एशिया आके कैसे वो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया, विकसित किया। उस आज़ाद हिंद फौज में हमारे उत्तराखंड के सिपाहियों का एक ज़बरदस्त योगदान रहा, और गढ़वाल के तो ज़्यादा सिपाही थे, उनका असाधारण योगदान रहा। बल्कि अगर आप कभी विवरण पढ़ेंगे जो आज़ाद हिंद फौज को लेके हैं, तो आज़ाद हिंद की स्थापना के बाद ही जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो एक नई लहर आई, दिल्ली चलो का नारा देते हुए, जय हिंद का नारा देते हुए, ये भी बड़ी मजेदार बात है कि जिस जय हिंद के नारे को सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद इतना लोकप्रिय बनाया, इतना बड़ा लोकप्रिय बनाया, उस आज़ाद हिंद फौज के द्वारा लोकप्रिय बनाए जाने वाले नारे को सन 1920-21 के दौर से ही राम सिंह धोनी सालम के जो रहने वाले थे, उन्होंने अपने कार्ड में, जैसे हम श्री गणेशाय नमः या ऐसा कुछ लिखते हैं पत्र के शुरू में, वैसे वो पत्र के शुरू में जय हिंद लिखा करते थे। तो इस नारे को भी उस दौर में आगे बढ़ने का मौका मिला। तो उत्तराखंड से गढ़वाल, गोरखा तथा कुमाऊं राइफल्स में कार्यरत लगभग 3000, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज में जाने का जोखिम उठाया, दुस्साहस किया। ये पूरे के पूरे जीवन का, कैरियर का ही नहीं, जीवन का को रिस्क में रखना था, और उन्होंने वो किया। ये योगदान हमें नहीं भूलना है। आप लोगों में से कर्नल पितृशरण रतुड़ी का नाम सुना होगा, मेजर हरक सिंह का नाम सुना होगा, ये सुनना चाहिए। कप्तान बुद्धि सिंह रावत का नाम सुना होगा, मेजर पदम सिंह गुसाई, कप्तान चंद्र सिंह नेगी, सूबेदार मेजर देव सिंह दाणु, ज्ञान सिंह बिष्ट, ये सब बड़े बड़े पदों पर थे आपके आज़ाद हिंद फौज में। लेकिन एक नाम को मैं जरूर लूंगा, बागेश्वर जिले के दूरस्थ कपकोट से भी आगे जो कर्मी का इलाका है, वहाँ बघर एक गांव है, उस बघर के बघरी थे, जिनको फिर अंग्रेजी में लिखते लिखते बागड़ी हो गए वो। तो महेंद्र सिंह बागड़ी ने अपने शरीर में बम बांध करके जापानी टैंकों में वो कूद पड़े और जापानियों के आगे बढ़ने को रोक दिया। और इसी तरीके से जब बाद में नौसेना विद्रोह हुआ 1946 में, तो नौसेना विद्रोह में भी ये माना जाता है कि 1 दर्जन के करीब जो हैं हमारे सैनिकों ने, उत्तराखंडी मूल के सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से भाग लिया। इनमें से बहुत से नाम हमने एक बार ट्रेस किए थे बहुत पहले, जब हम कुमाऊं विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे उस दौर में। जैसे बद्रीदत्त पांडे सालम के थे, ऐसे पौड़ी के गोकुल प्रसाद भट्ट थे, चमोली के शालिग्राम थे, टिहरी के मोती सिंह थे, उसके बाद अल्मोड़ा के कोई किमसेन थे चीनी मूल के, और इन लोगों ने नौसेना विद्रोह में भाग लिया था। तो बच्चों, दुर्भाग्य से क्या है कि हम न पेशावर कांड के लोगों को ठीक से याद कर सके, सम्मान दे सके, न हमने आपके आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को उस तरीके से याद किया, सम्मान दिया, और नहीं हमने नौसेना विद्रोह के दिया। तो अब आपकी पीढ़ी के लिए ये है कि आप ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा विनम्रता से और ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से अपने इन नायकों को ढूंढें, खोजें, उनके जीवन का और ज़्यादा परिचय बना करके उनको इतिहास में स्थान दें। सर, मैं हूँ नानुमत्ता से कृति अटवाल। मेरा सवाल यह है कि तराई क्षेत्र में आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? इसी तराई क्षेत्र, असली में तराई क्षेत्र को भी अलग बांटना बड़ा मुश्किल है ना। नैनीताल जिले का हिस्सा है, उधर ब्रिटिश गढ़वाल जिले का हिस्सा है तराई भाबर, चाहे कोटद्वार हो, और चाहे देहरादून जो प्रशासनिक रूप से अलग है लेकिन उत्तराखंड का अभिन्न हिस्सा है सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो इन सब क्षेत्रों में भी उतनी ही जागृति है जितनी अन्यत्र है। आप देखेंगे कि टनकपुर में, खटीमा में, हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, बाजपुर में, जसपुर में, रामनगर में, काशीपुर में, उधर क्या बोलते हैं कालागढ़ में, कोटद्वार में, दुगड्डा में, और उधर देहरादून में, और उधर डाक पत्थर तक, हर जगह सन 42 के आंदोलन में सक्रियता थी। बल्कि देहरादून में खाराकेत में जो है, जब नमक बनाया गया एक तरीके से नमक सत्याग्रह के लिए, उस समय से ही बहुत सक्रियता थी। सन 40-42 में तो इतना बड़ा ही सक्रियता थी कि मुख्य नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद भी जो सक्रियता का अंत नहीं हुआ, वो बनी रही। तो तराई
और भाबर क्षेत्र और दून क्षेत्र के योगदान को अलग से भी परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन ये तराई भाबर और दून क्षेत्र जो थे वो नैनीताल जिले के, पौड़ी जिले के यानी कि ब्रिटिश गढ़वाल जिले के और देहरादून जिले के हिस्से थे, इसलिए उस क्षेत्र की समग्र जागृति का वो हिस्सा थे। सर, मैं हूँ दीक्षा करगेती। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आज़ादी के आंदोलन में उत्तराखंड की महिलाओं का क्या योगदान रहा। शुरू में ये था कि जब 1910 से 20 के बीच में कुली बेगार का आंदोलन और जंगलात का आंदोलन चला, तो उस समय महिलाएं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रही थीं, लेकिन तब भी जंगल सत्याग्रह के समय 1920 में दुर्गा देवी नामक एक हमारी बहन जीव थी, वह सोमेश्वर के इलाके में गिरफ्तार हुई थी। वह उत्तराखंड के इतिहास में महिलाओं की पहली गिरफ्तारी थी। उसमें 2 बच्चे भी गिरफ्तार हुए थे जो जंगल में घुसने के कारण उनको पकड़ा गया था। तो उसके बाद फिर महिलाओं की हिस्सेदारी कम दिखती है, लेकिन पीछे पीछे महिलाएं पूरा योगदान दे रही हैं, क्योंकि पूरे परिवार को चलाना, बच्चों को पढ़ाना और मदद करना, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से भी वो बहुत सारे काम महिलाएं कर रही थी। कभी कभी उनके इस योगदान को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो आगे चल के 29 सन में जब जून के महीने में महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन हुआ, बल्कि वो उत्तराखंड आगमन हुआ, क्योंकि जून के महीने में, जुलाई के महीने में वो कुमाऊं में रहे और अक्टूबर के महीने में देहरादून और मसूरी में रहे। तो गांधी जी का ये जो आगमन था, ये उत्तराखंड के इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महिलाओं की और दलितों की हिस्सेदारी स्वतंत्रता संग्राम में और ज़्यादा प्रत्यक्ष बनाने में इसने बड़ा योगदान दिया। बच्चों को कभी ये सरफरोशी की तमन्ना की प्रति मिलेगी या कोई उत्तरा का फ्रंट पेज में छपा हुआ अंक दिखेगा, तो 1929 में गांधी जी के नैनीताल आगमन पर महिलाओं का पहला जुलूस निकला। वो भव्य जुलूस जो है उसमें महिलाएं खद्दर की धोतियां पहन करके जुलूस निकाल रही हैं, तलीदार डांट में वो है। वो शायद उत्तराखंड के इतिहास में महिलाओं का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन है, और इस तरह महिलाओं की हिस्सेदारी और बढ़ गई, और इसी तरीके से दलितों की हिस्सेदारी भी बढ़ी। 1930 में जब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, झंडा सत्याग्रह चला, नमक सत्याग्रह चला, तो गांधी जी 1 साल पहले तो यहाँ आए ही थे। तो उससे जितनी एक चेतना जो है महिलाओं के बीच गई थी, और महिलाओं में भी ये रहा कि वो अप्रत्यक्ष तो कर ही रही हैं, इतना बड़ा योगदान दे रही हैं, प्रत्यक्ष भी वो जाएं। तो सन 30 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में दर्जनों महिलाएं उत्तराखंड से गिरफ्तार हुई, और फिर उसके बाद जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ उस समय भी गिरफ्तार हुई। लेकिन 42 के संदर्भ में मैं विशेष बताना चाहता हूं कि 42 के आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण महिला थी, जो महिलाओं को अगर छोड़ भी दें, सभी आंदोलनकारियों के लिहाज से भी देखा जाए और महिलाओं के लिहाज से भी देखा जाए, तो सरला बहन सबसे ऊपर जाती हैं, क्योंकि वह 2 बार गिरफ्तार हुई, और पुलिस रिकॉर्ड में ये बताया गया कि वह अल्मोड़ा जिले की सबसे खतरनाक आंदोलनकारी हैं, क्योंकि जब उनको जेल में रखा गया तो अंग्रेज हैं करके उनको छोड़ दिया गया। छूटते ही वो सालम से लेकर सल्ट तक उन परिवारों से मिलने चली गई जिन परिवारों के लोग शहीद हुए, जिन परिवारों के लोग जेल में गिरफ्तार थे, उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। उनकी बच्चों, मैं तुम लोगों से निवेदन करूंगा कि तुम सरला बहन की जीवनी जरूर पढ़ना। उनकी एक हिंदी में आत्मकथा है व्यवहारिक वेदांत, और एक अंग्रेजी में भी उसका बहुत बढ़िया अनुवाद हुआ है, ए लाइफ इन 2 वर्ल्ड्स, 2 दुनियाओं में एक जीवन। तो इससे सरला बहन का ही नहीं बल्कि उन पुरुषों का और महिलाओं के योगदान की भी चर्चा आपको मिलेगी जो 42 के आंदोलन में जबरदस्त भूमिका निभाने में कामयाब रहे। सरला बहन के अलावा तुलसी रावत गिरफ्तार हुई, उनके हस्बैंड भी गिरफ्तार थे, दुर्गा सिंह रावत। कुंती वर्मा, श्यामलाल वर्मा जी की माँ गिरफ्तार हुई। सन 42 में श्यामलाल वर्मा जी की माँ भी गिरफ्तार हुई, उनके दोनों बेटे भी गिरफ्तार हुए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अल्मोड़ा में विष्णु शाह गिरफ्तार हुई, उसके अलावा बहुत सारी और महिलाएं गिरफ्तार हुई। एक और घटना बच्चों को बताने लायक होगी, क्योंकि आपका ये सब कार्यक्रम जो है शिक्षक कर रहे हैं। देखिए शिक्षक कितनी बड़ी परिवर्तन की चेतना हमारे बच्चों में फैलाते हैं, उसका उदाहरण आप लोगों का समूह है, आप लोगों का ग्रुप है। आपको बड़ा बनाने में, आपकी चेतना को फैलाने में शिक्षक कैसे योगदान देते हैं, वो आज भी आप देखते हैं। एक शिक्षक कैसे आपके जीवन को बदल देता है। अब कल्पना कीजिए कि आज़ादी के संग्राम के दौर में बहुत कम शिक्षक होते थे, बहुत कम स्कूल थे,
महिला शिक्षिकाएं और कम होती थी। लेकिन सन 1941-42 की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसको हमारे प्यारे विद्यार्थियों को, बच्चों को जानना चाहिए। वो था कि गोमती देवी नामक एक शिक्षिका गंगोली हाट के प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। उन्होंने सन 41-42 के दौर में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। सन 1920-21 में कुली बेगाल आंदोलन के समय भी प्रेम सिंह गढ़िया जैसे शिक्षकों ने योगदान दिया था। इसी तरीके से शेर सिंह कार्की जैसे शिक्षकों ने योगदान दिया था। और हमारे जो महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान थे उनके शिक्षकों का तो अप्रत्यक्ष योगदान था ही। तीसरी बात जो महिलाओं के योगदान के बारे में पूछी गई है उसको बताना अच्छा रहेगा, जो दीक्षा ने पूछा है, और इसको रिया और कृति भी सुन रहे होंगे। महिलाओं ने जेल न जाकर भी, डंडे न खाकर भी जो एक योगदान दिया, उसको दरअसल हम उस सम्मान के साथ, उस गहराई के साथ याद नहीं करते हैं जिस गहराई के साथ हमें उन्हें याद करना चाहिए। तो महिलाओं ने अपने परिवार की, अपने गांव वालों की देखरेख करके, बच्चों को पढ़ा करके, जानवरों को देख करके, खेती की व्यवस्था करके, जंगल से घास पात ला करके एक जो बड़ा योगदान दिया उसको हम भूल जाते हैं। तो वो योगदान को भी याद किया जाना चाहिए। उसको चूल्हा भी चलाना है, उसको घर भी चलाना है। अगर वो घर नहीं चलाए तो एक तरीके से अव्यवस्था पूरे परिवार में हो जाए। तो ये योगदान कभी भी जो महिलाओं का है वो नहीं भूला जाना चाहिए। यह अप्रत्यक्ष है, लेकिन जो प्रत्यक्ष योगदान है वो भी कम नहीं है। सन 30 के बाद वो प्रत्यक्ष जुलूस में आने शुरू हुए। खद्दर के गीत, महात्मा गांधी के गीत गाने उन्होंने शुरू किए। अल्मोड़े में महिलाओं ने एक बार तो एक जुलूस निकाला, तो उसमें गाते हुए गए वो, अपना गुलामी से नाम कटा दो बलम, तुम स्वदेशी में नाम लिखा दो बलम। ऐसे गीत गाते हुए भी महिलाएं निकली। नमक सत्याग्रह के समय भी उन्होंने बड़ा योगदान दिया। 40-41 में तो बहुत बड़ा योगदान दिया। तो बाद के वर्षों में, यानी कि 30 के बाद और सन 40 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने प्रत्यक्ष हिस्सेदारी भी जबरदस्त तरीके से की। वो न सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि महीनों के लिए, सालों के लिए जेल में भी वो गए। तो ये योगदान महिलाओं का रहा। सन 42 में राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं ने जबरदस्त योगदान दिया। जो अंडरग्राउंड रहे उनमें अरुणा आसफ अली का नाम आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो अंडरग्राउंड हुए, कैसे उन्होंने पैरेलल रेडियो की स्थापना की। तो ये महिलाओं का योगदान रहा। बच्चों ने मुझे लगता है कि बड़ी रुचि ली अपने इतिहास को जानने में, और ख़ास तरीके से 1942 का जो भारत छोड़ो संग्राम था उसको जानने में, उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में। कुछ बच्चों ने और अपने पत्र डाले हैं, बहुतों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं, बहुतों को अच्छा लगा। नमीशा ढेला से भेजा उन्होंने पत्र, और राधा ने नानक मत्ता से भेजा। उन्होंने उन्हें अच्छा लगा, ये पूरी प्रस्तुति अच्छी लगी। नानक मत्ता की रिया ने भी जो है सवाल पूछे हैं कुछ। सर, जिस तरह उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के सहयोग में इतना व्यापक विद्रोह चला, उसी प्रकार और ऐसी कौन कौन सी जगहों या राज्यों पर विद्रोह हुए जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है? ये तो एक विशद विषय है। अंग्रेजों के आने से लेके अंग्रेजों के जाने तक तो सैकड़ों ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रतिरोध, ऐसे आंदोलन हुए जो ब्रिटिश सत्ता, विदेशी हुकूमत के खिलाफ थी। तो उसका पूरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने में तो बहुत समय लगेगा। उसके लिए तुम्हें विस्तार से किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनको बड़े होके पढ़ोगे, अभी छोटी कक्षाओं में हो। लेकिन अगर छोटे मोटे रूप में भी कहा जाए तो 1857 का जो विद्रोह है वो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जब हमारे देश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन किया, और जिसका परिणाम ये ज़रूर हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म हो गया, लेकिन ब्रिटिश सत्ता ख़त्म नहीं हुई, और वहाँ की साम्राज्ञी ने अपने हाथ में राजपाट ले लिया, और अगले तकरीबन 90 साल तक वो शासन करते रहे। लेकिन 1857 एक निर्णायक घटना हमारे देश के इस इतिहास, आधुनिक इतिहास की रही है। फिर 1850 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उससे पहले और उसके बाद भी जो है क्रांतिकारी भी अपना रोल अदा करते रहे, देश में भी और विदेश में भी। उनके लिए भी आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं, और भिकाजी कामा हैं, और बहुत सारे और स्वतंत्रता क्रांतिकारी हैं जिन्होंने फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में जा कर के
कुमागाटा मारू जहाज की घटना को आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इन लोगों ने भी अपने तरीके से भूमिका निभाई। लेकिन संस्थागत तरीके से 1850 में कांग्रेस का जन्म और फिर तरह तरह के दबावों से गुजरते हुए, प्रभावों से गुजरते हुए, अपने को निखारते हुए कैसे कांग्रेस आई, कैसे फिर वो एक सूरत अधिवेशन में 1906 में बढ़ गई, फिर 1916 में कैसे फिर लखनऊ अधिवेशन में एक हो गई, ये लंबी कहानी है। और फिर गांधी जी के आगमन के बाद कांग्रेस का किस तरीके से रूपांतरण हुआ, इसके लिए भी बच्चों को विस्तार से कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी। एनसीईआरटी से भी बहुत किताबें एक ज़माने में निकली थी, और भी फुटकर किताबें हैं। और भी आगे जाएंगे तो जैसे जब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या उससे पहले, उसके बाद जो है उससे पहले असहयोग आंदोलन और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। जैसे क्रांतिकारियों का खास तरीके से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर भगत सिंह तक, बटुकेश्वर दत्त तक, यशपाल तक और तमाम तमाम क्रांतिकारी थे, जिनमें से बहुतों को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद की तरह कुछ लोग गोली से मारे गए, शहीद हुए अल्फ्रेड पार्क में, आपको पता है। तो इसी तरीके से 1930 में जब नमक सत्याग्रह चल रहा था और झंडा सत्याग्रह चल रहा था, तो क्रांतिकारियों ने अपने तरीके से काम किए थे। पंजाब के क्रांतिकारियों ने, बंगाल के क्रांतिकारियों ने, दक्षिण भारत के क्रांतिकारियों ने। चिट्टगोंग के इसके बारे में बच्चों को पढ़ना चाहिए, जो 1930 में हुआ, जब मास्टर सूर्य सेन और कल्पना दत्त ने जो है वहाँ ज़बरदस्त रिवोल्ट किया और उनका जो शस्त्रागार था उसको लूट लिया। सूर्य सेन को तो फिर बड़ी सजा हुई, लेकिन कल्पना दत्त बच गई। ये वही कल्पना दत्त हैं जो बाद में उत्तराखंड में जन्मे, कम्युनिस्ट पार्टी के, अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के लंबे समय तक सचिव रहे और स्वतंत्रता संग्राम के दौर में बहुत छोटी उम्र में 1928 में मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए गए। कॉमरेड पीसी जोशी के साथ इनका विवाह हुआ, कल्पना दत्त जोशी फिर ये नाम लिखने लगी। और इसी तरीके से पेशावर की घटना तो आप लोगों को बताई मैंने दी है। एक और प्रसंग है जिसकी ओर बच्चों का ध्यान जाना चाहिए, कि जो हमारी जनजातियां थी उनके बीच में भी जबरदस्त विद्रोह हुआ, क्योंकि उनके जमीन और जंगल में, उनके संसाधनों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने घुसपैठ शुरू की तो उन्होंने जबरदस्त प्रतिकार किया। बिरसा मुंडा का नाम आप लोग सुनते होंगे, कैसे मणिपुर में विद्रोह हुआ, कैसे वहाँ संथाल परगना में विद्रोह हुआ, कैसे ग्लाइडेलियो जो नागालैंड की रानी थी उन्होंने कैसे विद्रोह किया। नागालैंड ने तो 2-3 बार अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और 2 लड़ाइयों में अंग्रेजों को पराजित भी कर दिया। कभी आप लोग बड़े होके नागालैंड जाएंगे तो खोनोमा गांव में वो स्मारक देखेंगे जब 2 युद्धों में उन्होंने अंग्रेजों को बिल्कुल मार भगाया और तीसरे युद्ध में उनको हारना पड़ा, तब जाके फिर नागालैंड में अंग्रेजों का अधिकार हो पाया। इसी तरीके से यदुनाग का जो विद्रोह है वो उसके बारे में सुनेंगे। फिर इधर हम जब जाते हैं तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा आंदोलन हो रहा है। उत्तराखंड के टिहरी रियासत में और पंजाब की जो पंजाब हिल स्टेट्स कही जाती हैं वहाँ भी बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रजामंडल के आंदोलन चलते रहे। तो ये जनजातियों के बीच में और जो देसी रियासतें थी वहाँ प्रजामंडल के आंदोलनों ने अपना बड़ी भूमिका निभाई। उत्तराखंड में जब अंग्रेजों ने हमारे जंगल में, हमारी ज़मीन में, हमारे संसाधनों में घुसपैठ की तो हमारे यहाँ 2 बड़े आंदोलन चले, एक बेगार का, कुली बेगार उन्मूलन का आंदोलन और एक जंगलात के अधिकारों की बहाली का आंदोलन। कुली बेगार एक शोषक प्रथा थी जिसको हम फोर्स्ड एंड अनपेड लेबर कहते हैं, यानी कि जबरिया श्रम, बिना आपकी सहमति के, बिना मूल्य के आपसे श्रम कराया जाता था और बर्दाश्त में सामान मांग लिया जाता था बिना दाम के। और जंगलात में ये था कि हमारे जंगल अंग्रेज सरकार ने टेक ओवर कर लिए, जो अब तक सरकार के पास ही पड़े हुए हैं और हमारी आज़ाद भारत की सरकारें भी उन जंगलों को वापस नहीं दे रही हैं, नहीं हमारी उत्तराखंड की सरकार दे रही है। तो ये बेगार के उन्मूलन के लिए और जंगलात के अधिकारों की बहाली के लिए हमारे समाज ने ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी। और बच्चों जब तुम विस्तार से कभी पढ़ोगे तो कुली बेगार आंदोलन ने और जंगलात आंदोलन ने ही उत्तराखंड को भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के साथ जोड़ा। और जो हमारे इन आंदोलनों के वीर थे वही बाद में हमारे राष्ट्रीय संग्राम के वीर बने और उन्हीं में से राष्ट्रीय स्तर तक जाने जाने वाले लोग जो हैं वो निकले। चाहे गोविंद वल्लभ पंत की बात करें, चाहे मुकुंदलाल बैरिस्टर की बात करें, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की बात करें, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहन सिंह मेहता, केसर सिंह रावत, भैरव दत्त धूलिया या तमाम और लोगों की आप बात करें, ये सब कुली बेगार आंदोलन और जंगलात आंदोलन से निकले हुए लोग थे।
अब यहीं पर उन्होंने ये पूछा कि और इसके क्या क्या पक्ष हो सकते हैं। रिया ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति का आंदोलन नहीं चल रहा था, बल्कि हमारे समाज में जो ऊंच नीच था, हमारे समाज में जो एक तरीके से असमानता थी, हमारे समाज में जो छुआछूत थी, अस्पृश्यता थी, इस सब के खिलाफ भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने हमें एक होने और इसके विरुद्ध लड़ने की चेतना दी। तो उत्तराखंड की ही बात करें तो डोला पालकी का आंदोलन चला। हमारे दलितों को अपने दूल्हा और दुल्हन को डोली में या घोड़े में बिठाने का अधिकार नहीं दिया था बकाया समाज ने। उसके खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में कितना जबरदस्त आंदोलन हुआ। बच्चे जब विस्तार से उसको पढ़ेंगे तो उनको न सिर्फ मामूली आनंद आएगा, बल्कि वो पहली बार जानेंगे कि परिवर्तन के लिए हमारा समाज कैसे तड़फ रहा था और कैसे राष्ट्रीय संग्राम की ऊर्जा ने हमें उन कमियों की ओर भी इशारा किया जो हमारे अपने समाज में थी, जिनसे मुक्त होना भी बहुत जरूरी था। ऐसे ही दलितों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन, ऐसे ही जो नायक सुधार थी, एक कुप्रथा थी नायक महिलाओं के बीच में, उससे कैसे मुक्त कराया नायक सुधार ने, ये भी आप विस्तार से कभी पढ़ सकते हैं। राज्य इतिहास के इतने महत्वपूर्ण आंदोलन को हमारे पाठ्यक्रम में व्यापक जगह क्यों नहीं मिली? पाठ्यक्रम हमारे जैसे देश में कभी भी स्वायत्त तरीके से एक, जिसको कहेंगे कि एक बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से हमारे पाठ्यक्रम नहीं बनते रहे हैं। जो भी सरकारें होती हैं उनके अपने आग्रह होते हैं, कभी अच्छे आग्रह होते हैं, कभी दुराग्रह होते हैं। तो वो उनका जो चयन होता है अनेक बार वो बहुत संतुलित नहीं होता है और बहुत संतुष्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए आपको कोर्स की किताबों से बाहर जाना पड़ता है वास्तविकता को जानने के लिए, और सरकारें अक्सर इतिहास की किताबों में हस्तक्षेप करती हैं। तो पाठ्यक्रम में जैसे उत्तराखंड के ही इतिहास के पाठ्यक्रम में हमें बड़ी उम्मीद थी कि पूरा का पूरा पक्ष आएगा, लेकिन कितना आ पाया, मैंने हाल में पाठ्यक्रम की अपने उत्तराखंड की पुस्तकें नहीं देखी। पाठ्यक्रमों में उसको जोड़ना चाहिए। और जब भी नई सामग्री मिलती है तो इतिहास को फिर नए तरीके से भी लिखना पड़ता है। बहुत बार अधूरा तथ्य पूरा मिल जाता है, बहुत बार कोई तथ्य गलत निकलता है, तो उसकी भी पूरी पड़ताल और परीक्षा होनी चाहिए। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से जब हम इतिहास को लिखेंगे देखेंगे, तभी उससे जो इतिहास चेतना बनती है वो हमारे विद्यार्थियों में जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी जो है ना, उसका पहला आधार एक तरीके से होना है। तो रिया की सवालों का तो ये जवाब रहा। मैं शीतल, मेरा आपसे यह सवाल है कि कुमाऊं के बहुत से गांव अभी भी वर्तमान परिस्थितियों से अछूते हैं, तब उनकी क्या भूमिका रही? गांव के लोग इन आंदोलनों के बारे में कैसे जान पाते थे, क्योंकि गांव में तो बहुत कम संसाधन थे और साक्षरता भी कम थी। बहुत रोचक सवाल है बच्चों, ये इसका उत्तर देने की मैं कोशिश करता हूँ। ये शीतल ने चंद्र सिंह गढ़वाली की कहानी भी पढ़ी कि कैसे वो आए, कैसे वो अखबारों के बारे में सुनते थे, कहीं चोरी छिपे पढ़ते थे, उनसे अपनी चेतना कैसे उनकी विकसित हुई, मैंने बताया था। तो ये बहुत सारे तो कुछ अपवाद लोग होते हैं, जैसे कि चंद्र सिंह गढ़वाली, जैसे कि भगत सिंह, जैसे कि कोई और ऐसे बड़े महत्वपूर्ण लोग। लेकिन जो औसत लोग थे उन तक भी जब कोई समाज जागृत होता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसके एक दो लोग ही जागृत हों। जब समाज जागृत होता है तो उसके सभी लोग जागृत होते हैं, या ये कहें कि अधिकांश लोगों में वो चेतना, वो जागृति की बात जाती है। एक दो लोगों के जागृत होने से बहुत बड़ा फर्क अनेक बार नहीं पड़ पाता है। पूरे जनता का, अधिकांश जनता का, बहुल जनता का जागृत होना बहुत जरूरी होता है। तो जिस दौर में ये सब हो रहे थे उस जमाने में संचार साधन कम थे, लेकिन संचार साधन बिल्कुल नहीं थे ऐसा नहीं कह सकते। हमारे उत्तराखंड में 1868 से अखबार निकलने शुरू हो गए थे। कम लोगों तक जरूर जाते थे, लेकिन एक अखबार भी 100 लोगों के द्वारा पढ़ा जाता था। बच्चों को बड़ा आश्चर्य होगा कि आज तो हर एक का अपना अखबार होता है। उस जमाने में एक गांव में एक अखबार जाता था और इसी अखबार को सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता था। शक्ति गांव में जाती थी, गढ़वाल समाचार गांव में जाता था, कुमाऊं समाचार गांव में जाता था, गढ़वाली गांव में जाता था, युगवाणी गांव में बाद में टिहरी रियासत में भी जाता था, उससे पहले कर्मभूमि जाता था। हमारे दलितों का बहुत बड़ा पत्र समता, जिसको हरिप्रसाद टमटा जी ने अल्मोड़े से शुरू किया था आपके चौथे दशक में, ये सब गाँव में जाते थे और एक अखबार सैकड़ों सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाता था। अध्यापक भी कभी कभी अपनी कक्षाओं में शक्ति के समाचार पढ़ के अपने विद्यार्थियों को उस दौर में सुनाया करते थे। तो संचार के साधन कम होने के बावजूद, संसाधन कम होने के बावजूद, साक्षरता कम होने के बावजूद भी ये बातें हमारे गांव तक पहुंच जाती थी।
साक्षरता के संदर्भ में एक और बात शीतल आपको समझनी चाहिए कि साक्षर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जागरूक भी हो जाएं। जागरूकता एक अलग बात है, उसके लिए साक्षर होना बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए आप नहीं पढ़े हैं लेकिन आप दिमाग के स्तर पर जो है विश्लेषण करना जानते हैं, तर्क करना जानते हैं, ये ठीक है कि साक्षर होने के बाद आपको पढ़ने का मौका मिलता है तो आपकी तर्कशीलता और निखरती है। लेकिन एक 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 न्यूनतम तर्कशीलता मनुष्य में होती है, तो वो हमारे समाज में भी थी। और वो जब देख रहा था कि बिगाड़ का दोहन हो रहा है, वो देख रहा था कि हमारे जंगल के अधिकार लिए जा रहे हैं, वो देख रहा था कि जो सरकार के एक तरीके से टट्टू हैं, सरकार के चाटुकार हैं, उनको नयाबाद के अंतर्गत जमीनें दी जा रही हैं, तो इससे वो चेतना निखर रही थी और धारदार हो रही थी जो अंग्रेजों के खिलाफ जाती थी। तो इस तरह गाँव में अखबारों के माध्यम से जो लोग शहरों में कस्बों में पढ़ते थे, शनिश्चर को अपने घर जाते थे, नौकरी पेशा लोग थे और जगह की चेतना की खबरें बाहर पढ़ के लाते थे, इस तरीके से गाँव में भी वो चेतना जाती थी। और वो जो एक व्यक्ति के पास जो चेतना या एक व्यक्ति के पास जो सूचना थी, वो धीरे धीरे सार्वजनिक और सामूहिक बनती थी और इस तरीके से प्रतिरोध की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती थी। एक तीसरी बात और इसमें देखने की है, वो ये है कि सभी मनुष्यों में एक सामान्य प्रतिकार का गुण होता है। जब भी अन्याय होता है, दमन होता है, अवमानना होती है, तो व्यक्ति प्रतिकार करता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत बार जिस बैल को हम जबरन अपने हल में जोतते हैं, वो भी प्रतिकार करने की कोशिश करता है। मनुष्यों में ही नहीं, जितनी ये प्रजातियां हैं, बहुत सारी जीव प्रजातियां हैं, उनमें प्रतिकार का गुण, आत्मरक्षा का गुण होता है, और ये मनुष्यों में भी होता है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम एक इंडिविजुअल प्रतिकार नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम एक एक पूरे देश के जागने और अपनी विदेशी सत्ता को ललकारने का गुण जब आता है, तब वो राष्ट्रीय संग्राम बनता है। लेकिन छोटे छोटे संग्रामों से, छोटे छोटे स्थानीय प्रतिरोधों से ही किसी इलाके की बड़ी राष्ट्रीय धारा बनती है और फिर वो अंततः राष्ट्रीय संग्राम की संपूर्ण धारा बनती है। तो ये कुछ सवालों के और जवाब मैंने दिए, और बच्चों से इतना ही कहा जा सकता है जिन्होंने अभी फिर सवाल भेजे थे, नमिशा, राधा, रिया और शीतल और अन्य उनके साथी, और जिन लोगों ने सवाल नहीं भी भेजे और उनके मन में सवाल उठ रहे होंगे, कि वो और भी विस्तार से इन चीज़ों को पढ़ेंगे और उनके मन में नए नए सवाल आएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सवाल हमारे ही मन में या हमारी पिछली पीढ़ी के मन में ही आते रहे हैं। आप लोगों के मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं जो हम लोगों की पीढ़ी के मन में नहीं आए। इसीलिए तो आपने सिद्ध करना है ना कि आप जो हमारे बाद की पीढ़ी हैं, हमारे जो आगे के हमारी जो हमारी उम्मीदें हैं, जो आप लोग, उनमें हमारे मुकाबले और ज़्यादा तर्कशीलता, और ज़्यादा अन्वेषणशीलता और ज़्यादा सत्य को खोजने की लक होगी, ऐसी उम्मीद के साथ। हाँ बच्चों, आपके कुछ सवालों के जवाब तो हमने दे दिए हैं और फिर भविष्य में भी देंगे, और आपको जब ज़्यादा उत्सुकता हो तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हो। मैं उसमें उत्तर आपको देने की कोशिश करूँगा, किताब सुझाऊँगा जिनको और गहराई से पढ़ेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उतने में आप खुश मत होइए। आप वो बहुत सारी चीज़ें जो हम भी नहीं जानते हैं उनको ढूंढने का जोखिम भी उठाइए। आप नए रिसर्च स्कॉलर तो आप ही में से आएंगे ना। तो अभी जब आपकी आज की बातचीत हमारी समाप्त हो रही है, मैं आपको एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था मनोहर लाल सिरमन, जो गढ़वाल के बहुत बड़े संग्रामी थे और कवि भी थे। तो सन 42 के दौर में या उससे ज़रा पहले उनके द्वारा लिखी गई एक कविता है, हम पथिक हैं आग वाले। उस कविता को आपको सुनाता हूँ, तो उससे आपको उस समय का जो मिजाज था, उस समय के स्वतंत्रता संग्राम का जो तापमान था, उसकी गर्माहट थी, उसकी ऊर्जा थी, उसका अंदाज आएगा। कविता का शीर्षक है हम पथिक हैं आग वाले। इसको सुनिए आप। रक्त रंजित पथ हमारा, हम पथिक हैं आग वाले, आग का हम राग गाते, आग की दुनिया जलाते, लक्ष्य पर निज चल पड़े हैं मृत्यु से कंधा मिलाते, कौन सा है भय हमें जो पंथ से पीछे हटा दे, हम पथिक हैं आग वाले, रक्त रंजित पथ हमारा। अगला पद है इसका, कब रुकाएं रुक सकेंगे, जब चले तो बढ़ चलेंगे, वे थकेंगे हार खाकर हम विजय पाकर रुकेंगे।
इधर ज्वाला जल रही है, उधर छाए मेघ काले, रक्त रंजित पथ हमारा, हम पथिक हैं आग वाले। हम पथिक हैं आग वाले, रक्त रंजित पथ हमारा, रक्त रंजित पथ हमारा, हम पथिक हैं आग वाले। मनोहर लाल श्रीमन उनियाल के इस गीत के साथ हम उन सब संग्रामियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम में और खास तरीके से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जबरदस्त योगदान दिया और हमें परतंत्रता से मुक्त किया।